खत्म हो रहा है साल 2019। भारत के लिए चुनावी साल रहा 2019। अर्श से फर्श तक पहुंचे राजनेता। किसी का गया पद तो किसी ने गंवाई प्रतिष्ठा। सियासी गढ़ भी नहीं बचा पाए कई दिग्गज नेता। साल 2019 अब खत्म होने को है। ये साल हिंदुस्तान में चुनावी साल रहा और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी काफी उठापटक भरा रहा। जहां कुछ नेताओं ने आसमान का सफर तय किया तो कुछ नेता जमीन पर धाराशाही होकर गिर गए। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची और अमित शाह के रूप में देश को नया गृह मंत्री मिला, जिसने अपने फैसलों से भारत का भौगोलिक और राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। वहीं कुछ नेताओं के लिए यह साल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए यह साल बेहद खराब रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया। हालांकि पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाए रखना चाहती थी, लेकिन लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुछ दिन नेतृत्व विहीन रही कांग्रेस की कमान फिर से सोनिया गांधी के हाथों में दी गई, जो फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। इस साल राहुल गांधी के हाथ से सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि उनकी परंपरागत सीट अमेठी भी चली गई। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी में अजय मानी जाने वाली कांग्रेस के सूरज को अस्त कर दिया। राहुल गांधी को अमेठी में 55,120 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी, जो कि उनके लिए इस साल का सबसे बड़ा सियासी झटका साबित हुआ। वहीं सियासी शिकस्त के बाद राहुल गांधी को इस साल कानूनी दांवपेच में भी हार ही मिली। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान दिए अपने राफेल वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई और आगे से संभलकर बयानबाजी करने की हिदायत भी दी गई है। इसके अलावा साल भर वह मानहानि के मामलों में देश की अलग अलग अदालतों में पेशी के लिए जाते रहे। देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के लिए भी यह साल सबसे ज्यादा खराब साबित हुआ। यूपीए शासन में जिस नेता की तूती बोलती थी, उसे 106 दिन तक तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदम्बरम से ईडी ने कई बार पूछताछ की और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद कई अपीलों के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को चिदम्बरम की याचिका पर उन्हें सशर्त जमानत दी। चिदम्बरम को भले ही एक केस में जमानत मिल गई हो, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटकी हुई है। जांच एजेंसियां पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ अन्य मामलों में भी जांच कर रही हैं और इनमें फिर से उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि करीब 3 महीने जेल में रहने के बाद चिदम्बरम ने बाहर आते ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अर्थव्यवस्था से लेकर कश्मीर के मुद्दे पर आलोचना की। महाराष्ट्र की सियासत के लिए यह साल सबसे ज्यादा उठापटक वाला रहा। इस साल महाराष्ट्र की राजनीति में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में जुटे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी ये साल बड़ा झटका दे गया। फिर से मुख्यमंत्री बनने के 80 घंटे बाद ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अहम की लड़ाई हो तो फिर सब कुछ तबाह होना तय हो जाता है। दोनों दलों के गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में टकराव हुआ और शिवसेना ने बीजेपी से 30 साल का पुराना नाता तोड़ दिया। इसके बाद किसी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी कर चुके फडणवीस को बहुमत न होने की वजह से सत्ता छोड़नी पड़ी और राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की मदद से सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी में सबसे तेजी से उभरता नेता माना जा रहा था, लेकिन सत्ता पाने की जल्दबाजी का दांव उन्हें उल्टा पड़ गया। उन्होंने सरकार बनाने के लिए एनसीपी से बगावत करके आए अजित पवार पर भरोसा किया, जो बाद में पलटी मार गए। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी को न सिर्फ सत्ता से हाथ धोना पड़ा, बल्कि फडणवीस को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
ग्वालियर राजघराने से आने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी यह साल अच्छा साबित नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी परंपरागत सीट गुना से 1 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि कभी उनके शागिर्द रह चुके कृष्णपाल यादव थे। लोकसभा चुनाव से पहले कृष्णपाल यादव कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। सिंधिया इस सीट से 4 बार सांसद रहे। यही नहीं, उनके पिता माधवराव सिंधिया भी गुना से 4 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें अपना गढ़ गंवाना पड़ गया। सिंधिया को लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जहां पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, वह भी सोनिया गांधी की रायबरेली। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सिंधिया अब दिल्ली से दूर हो चुके हैं और उन्होंने खुद को मध्य प्रदेश तक सीमित कर लिया है। पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी यह साल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमेशा विवादों में रहने वाले नेता के तौर पर पहचान बना चुके नवजोत सिंह सिद्धू को इस साल एक साथ कई झटके झेलने पड़े। उनका सियासी कद तो कम हुआ ही, साथ ही विवादों की वजह से उन्हें पेशेवर नुकसान भी उठाना पड़ा। पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने वाले सिद्धू इस साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू को पाकिस्तान और इमरान खान की दोस्ती भारी पड़ी, जिसका नुकसान उन्हें कई मोर्चों में उठाना पड़ा। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में बतौर जज की भूमिका निभा रहे सिद्धू को सोनी टीवी ने जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। साथ ही इमरान खान की तारीफ को लेकर उन्हें विरोधी पार्टी बीजेपी ही नहीं बल्कि अपनों से भी आलोचना ही मिली। फिलहाल सिद्धू का सियासी भविष्य अधर में है और वह पार्टी की गतिविधियों से भी दूर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़, मुंबई।